चाचा चौधरी और चालाक गोशा। चैरिटी शो बाय गोशा द मैजिशियन। अमेरिका के एक शहर में लोग जादूगर गोशा का चैरिटी शो देखने आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या इस हैट के अंदर कुछ है? नहीं। लो लो, देखिए, हैट में से निकला एक मुर्गा। जब मैं घर से चला तो जल्दी में नाश्ता करना भूल गया। वह अब मैं यह करूंगा। नाश्ता? क्या वह आमलेट खाएगा? नहीं, ये 3 फीट लंबी तलवार। और जादूगर गोशा ने पूरी तलवार निगल ली। स्वादिष्ट है। कमाल है। जादूगर गोशा का अगला आइटम। कोई जेंटलमैन आए और देखे कि इस बाल्टी में क्या है। श्रीमान, मैं आता हूँ। इस बाल्टी में पानी और मछलियां हैं। धन्यवाद। यह गया पानी और मछलियां मेरे पेट में। और जादूगर गोशा उन मछलियों को निगलकर एक डकार मारता है। आहा! और फिर, अरे, मुझे याद आया, मैं तो शाकाहारी हूँ। मछलियों, वापस बाहर आओ। और मछलियां जादूगर गोशा के मुंह से निकलकर वापस बाल्टी में गिरने लगती हैं। कमाल है, जिंदा मछलियां उसके पेट से बाहर आ रही है। सारा दर्शक दीर्घा जोरदार तालियों से गूंज उठता है। शो खत्म हुआ। गोशा जी, आप सारे शो चैरिटी में करते हैं, फिर इस शान शौकत के लिए धन कहाँ से आता है? हीरे के धंधे से। मैजिक शो तो एक नकाब है। एक बड़ी इमारत के सामने। अच्छा, गुड बाय, मुझे अपने काम से यहां जाना है। गोशा, जादू का खेल काफी हो चुका है। अब कुछ सुदूर देश की यात्रा हो जाए। जाशरान, कहो क्या हुक्म है? यह 10 करोड़ के हीरे इंडिया पहुंचाने हैं। मगर मेरा कमीशन क्या होगा? 10%। नहीं, जोखिम बढ़ गया है। 20%। मंजूर है। गोशा न्यूयॉर्क से अगली उड़ान भारत के लिए पकड़ता है। इधर भारत में। चाचा जी, कस्टम की कार आई है। साबू, उनका यहाँ क्या काम? कस्टम ऑफिसर चौधरी, हमें सूचना मिली है कि गोशा नाम का स्मगलर न्यूयॉर्क से भारत में हीरे ला रहा है। उसे पकड़ने में हमें आपकी मदद चाहिए। उसकी तलाशी लो और गैर कानूनी माल बरामद कर लो। यह इतना आसान नहीं है चाचा जी। स्मगलर एक कुशल जादूगर भी है। वह हमेशा हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है। यह सुनकर चाचा चौधरी उसके साथ चल देते हैं। अगर ऐसी बात है तो चलिए, हम भी उसके जादू का करिश्मा देखें। इधर फ्लाइट में। सावधान, कुछ ही देर में हमारा जहाज नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतर रहा है। यात्री अपनी सेफ्टी बेल्ट्स बांध लें। धन्यवाद। और जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है। वह धारियों वाली पगड़ी पहने हुए गोशा है चाचा जी। एयरपोर्ट के अंदर। आप हमारे साथ उधर चलिए, आपकी तलाशी होगी। गोशा की तलाशी होती है। सर, इसके ब्रीफकेस में तौलिया, टूथपेस्ट और ब्रश के सिवा कुछ नहीं। कहा ना, मैं एक पेशेवर जादूगर हूँ। मेरे पास गैर कानूनी कोई सामान नहीं। पगड़ी उतारो। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? पगड़ी उतारने पर पगड़ी खाली है। मुझे देर हो रही है, जाने दीजिए। कपड़े उतारो। क्या? जैसा कहा है वैसा करो। सारे कपड़ों की तलाशी लेने पर कपड़ों में भी कुछ नहीं मिला। लीजिए, कपड़े पहन लीजिए। मुझे अफसोस है कि हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया और परेशान किया है। मैं इसकी शिकायत मिनिस्टर से करूंगा। तभी चाचा चौधरी वहां दौड़े दौड़े आते हैं। श्रीमान, गुस्सा थूक दीजिए। लीजिए, ठंडा पानी पीजिए, आपको शांति मिलेगी। गोशा पानी पीता है। शुक्रिया,
कस्टम पर मुझे जो परेशानी उठानी पड़ी, उसके बाद मुझे ठंडे पानी की जरूरत थी और पानी पीते ही गोशा को उल्टी आने लगती है। हाय, उल्टी आ रही है और वह उल्टी कर बैठता है। लो, उल्टी के साथ उसके पेट से सारे कीमती हीरे बाहर आ गए। चाचा चौधरी, इन गैर कानूनी हीरो को बरामद करके हमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मैंने पानी में उल्टी लाने की दवाई मिलाई थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और फिर मुझे कहां ले जा रहे हो? जेल में, वहाँ जादू के खेल से कैदियों का मनोरंजन करना है? चाचा चौधरी झोपड़ी और अपार्टमेंट्स। एक दिन एक जगह पर। ईश्वर, मुझ पर बस इतनी ही कृपा दृष्टि करो कि मैं अपनी बकरी के लिए चारा खरीद सकूं, वरना वो बेजुबान मर जाएगी। तभी एक गाड़ी आकर वहां रुकती है। ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली और मुझे भेज दिया। साहब, आप कौन हैं? मैं अंगूठा सेन हूं। इस कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगाओ। मैं उसे देख कर तुम्हारा भाग्य बताऊंगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह हाथों पर रेखाएं होती है, उसी तरह अंगूठे पर भी होती है। मैं उन्हें पढ़ता हूँ। और वह वृद्ध औरत कागज पर अपना अंगूठा लगा देती है। लो, मैंने कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जल्दी पैसा मिलने वाला है। यकीन नहीं आता, मैंने तो लॉटरी का टिकट भी नहीं खरीदा। यह सुनते ही अंगूठा सेन पैसे निकालता है। मेरा कहा कभी जोट नहीं जाता। यह लो 50,000 रुपए। और फिर, सर, आपने उस गरीब बुढ़िया को इतना धन दे दिया। घटकन दास, पैसा यूं ही नहीं दिया है। सरकार ने ये जमीन शहरी विकास योजना के लिए पास कर दी है। मैंने बुढ़िया की भूमि खरीद ली है। यहाँ हम बहुमंजिले अपार्टमेंट्स बनाएंगे और उन्हें लाखों में बेचेंगे। आपने अद्भुत बुद्धि पाई है सर। बुढ़िया, तुम्हारे पास पैसा आ गया है। तुम कहीं और जाकर आराम की जिंदगी बसर कर सकती हो। क्या? मैं अपनी झोपड़ी और जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी जमीन अब वो तुम्हारी नहीं रही। इस दस्तावेज पर अंगूठा लगाकर तुमने वो 50,000 रुपए में मुझे बेच दी है। धोखा। वह वृद्ध औरत पैसे को जमीन पर पटक देती है। उठाओ अपने पैसे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर तुम खुद नहीं जाओगी तो मेरा वह बुलडोजर तुम्हारी झोपड़ी को गिरा देगा। चाचा चौधरी और साबू। मदद करो। साबू, कोई मुसीबत में लगता है। अंगूठा सेन मेरी झोपड़ी तोड़ना चाहता है। माँ, तुम्हारी झोपड़ी उतनी ही सुरक्षित रहेगी जितना राष्ट्रपति भवन। साबू, झोपड़ी पर खरोच तक न आने पाए। साबू ट्रक से नीचे कूदता है हुब्बा! और बुलडोजर की ओर बढ़ता है। बुलडोजर चट्टान को चूर करने की ताकत रखता है। वह तुम्हें कुचल देगा। पीछे हट जाओ, गिर गए। झोपड़ी को गिराने के लिए बढ़ते हुए बुलडोजर के सामने साबू आ जाता है। बुलडोजर में पूरी ताकत लगा दो, उसका आगे बढ़ना ना रुके। साबू, ओह, मशीन मुझे पीछे धकेल रही है। अंगूठा सेन, मेरी जमीन ले लो, मगर इसे रोक दो, वह नौजवान मर जाएगा। ओह ओह ओह, अब वो लंबू और झोपड़ी दोनों गिरेगी। साबू अपनी मानसिक शक्ति को इकट्ठा करता है और पुरजोर से बुलडोजर को पीछे धकेल देता है। आए, वह गई तुम्हारी टीन की मशीन।
साबू बुलडोजर को हवा में उछाल देता है। आह! बचाओ। बुलडोजर तोड़ दिया है माँ, तुम्हारी झोपड़ी का खतरा अब टल गया। अंगूठा सेन और चाचा चौधरी, मैं तुम्हारी साथी की ताकत का कायल हो गया। तुम दोनों को कल दोपहर 12 बजे खाने पर आमंत्रित करता हूँ। याद रखना, मैं वक्त का पाबंद हूँ। यह रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। चाचा चौधरी और साबू आगे चल देते हैं। साबू, हमारे कल के खाने का प्रबंध हो गया है। इधर अंगूठा सेन। अंगूठा सेन, मुझे क्यों बुलाया? सुरंगी जंगी, दुश्मन को पछाड़ना है। 2 आदमियों ने मुझे बेइज्जत किया है। मैंने कल उन्हें खाने पे बुलाया है। बताओ, उन्हें कैसे मारा जाए? बारूदी सुरंग से उन्हें उड़ाया जा सकता है। कैसे? देखो, रास्ते में जहाँ झंडी लगी है वहाँ मैंने बारूदी सुरंग बिछा रखी है। मैं उधर यह गेंद उछालता हूँ और गेंद नियत स्थान पर पहुंचते ही जोरदार धमाका होता है। यह केवल परीक्षण था। दूसरी बारूदी सुरंग बिछाकर मैं सड़क की मरम्मत कर देता हूँ। असली खेल कल होगा। दूसरे दिन। अरे, दोनों कहाँ चल दिए? खाना तैयार है। भाग्यवान, हम एक जगह है दावत खाने जा रहे हैं। जो मैंने पकाया है उसका क्या होगा जी? मोहल्ले में जिस से तुम्हारी दुश्मनी है उसे खिला दो। क्या मैं इतना खराब पकाती हूँ? चाचा जी, क्या हम जल्दी नहीं जा रहे? साबू, अंगूठा सेन ने कहा था कि वह वक्त का पाबंद है, और फिर जब कोई दूसरा खिलाए तो भूख ज्यादा लगती है। वह दोनों रवाना हो जाते हैं। हाईवे के सफर का अपना लुत्फ है चाचा जी। इधर अंगूठा सेन। 12 बजने में कुछ ही समय बचा है। जब उनकी गाड़ी उस बैनर के नीचे से गुजरेगी तो धमाके से धज्जियां उड़ जाएंगी। चाचा चौधरी। साबू, हमारा मेजबान कितना अच्छा है। उसने हमारे स्वागत के लिए बैनर लगा रखा है। तभी ट्रक का एक टायर निकल जाता है। ओह चाचा जी, ये क्या? साबू, ट्रक का बाया पहिया अचानक निकल गया। वह तेजी से आगे स्वागत बैनर की तरफ जा रहा है। टायर बैनर के पास पहुंचते ही एक जोरदार धमाका होता है और टायर उछलकर सुरंगी जंगी के सिर पर गिरता है। आओ! आए चाचा चौधरी और अंगूठा सेन। लो, हम वक्त पर पहुंच गए। क्या खाना तैयार है? चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और रोनो के समोसे। एक दिन रोनो के घर पर। रोनो, ये क्या कोई नई शरारत सूझी है? मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। बहन कौशल्या, क्यों बेटे को कोस रही हो? उसने बैठने के लिए कुर्सी बनाई है। कितना होनहार लड़का है। तुम्हें शायद पता नहीं, रोनो शैतान लड़का है। एक बार स्कूल में इसने मास्टर जी की छड़ी पर खुजली का पाउडर मल दिया था। जब उन्होंने पीटने के लिए उसे उठाया तो हाथ खुजाते हुए पागल हो गए। मेरे बेटे को स्कूल से ही निकाल दिया गया। इधर रोनो। रोनो, मैं एक अच्छी कॉमेडी का वीडियो कैसेट लाया हूँ। आओ मेरे घर, इसे देखें। रमजान, तुम मेरे घर आओ। मैं तुम्हें ऐसी जीवित कॉमेडी दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम लोटपोट हो जाओगे। अच्छा, तब मैं तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठकर उसे देखूंगा। रोनो झपट कर कुर्सी उठा लेता है। अरे, इस कुर्सी पर मत बैठो, वरना तुम हंसी के पात्र हो जाओगे। अंकल नार्बिक, मैं आपको समोसा खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। समोसे? मैं अभी आया। घर के अंदर। लीजिए। उनकी सुगंध से मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
इस कुर्सी पर बैठकर आराम से खाइए। अंकल नार्बिक कुर्सी पर बैठने लगते हैं। रोनो मेरी कितनी खातिर कर रहा है। लगता है अब वह एक शरीफ लड़का बन गया है। और कुर्सी पर बैठते ही वह हवा में उछल जाते हैं। ओह, मैंने ये स्प्रिंग ऐसा लगाया है कि कुर्सी पर बैठते ही वह झटके से बाहर आ जाता है। मेरा ख्याल गलत था, तुम अभी सुधरे नहीं। अंकल नार्बिक गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इधर रोनो स्प्रिंग को दबाकर वापस अंदर डाल देता हूँ और नई रैक्सीन से कवर कर देता हूँ। चाचा चौधरी और साबू, आओ तुम्हें हलवा पूड़ी खिलाऊं। साबू, वह हमें खाने के लिए बुला रहा है। आपने बुलाया, हम आ गए। कहाँ है हलवा पूरी? मैं अपनी पूसी को जो पेड़ पर चढ़ गई है नीचे आने के लिए लालच दे रहा था। मैं तुम्हें वह खिला सकता हूं अगर तुम मेरी बिल्ली को नीचे उतार दो तो। साबू, पूसी को पेड़ पर से उतारो। साबू बिल्ली को पकड़ लेता है। आओ, तुम्हारा मालिक परेशान हो रहा है। और फिर, जनाब, बिल्ली आपको मिल गई। अब हलवा पूड़ी हमें खिला दीजिए। तुम दोनों को नहीं, मेरी प्यारी बिल्ली को उस लंबू ने उतारा है, इसलिए खाने का वही हकदार है। ठीक है, आओ मेरे घर चलो। साबू उस आदमी के साथ चल देता है। इधर चाचा चौधरी, चाचा जी, मैं देख रहा था आपको कुछ खाने को नहीं मिला, मगर घबराइए नहीं, मेरे यहाँ गरम समोसे आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही चाचा चौधरी रोनो के घर के अंदर चले जाते हैं। चलो, रोनो के समोसे ही सही। घर के अंदर, लीजिए और उस कुर्सी पर बैठकर आराम से खाइए। समोसे मैं खड़े खड़े ही खाऊंगा। हाँ, अगर तुम चाय लाओ तो वह मैं कुर्सी पर बैठकर पीऊंगा। रोनो किचन की ओर चल देता है। इसके खिल्ली उड़ाने के लिए ये भी कर देता हूँ। वाह, समोसे स्वादिष्ट हैं। और फिर, लीजिए चाय। मैं इस कुर्सी पर बैठकर पीऊंगा। चाचा चौधरी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और तुरंत ही उछल जाते हैं। ओहो, हा हा हा, मजा आ गया। हवा में उछले हुए चाचा चौधरी सीधा रोनो के ऊपर लैंड करते हैं। आओ, ओह, मेरी हड्डियों का कचूमर बन गया। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। समोसों के लिए धन्यवाद। हाय, मेरी कमर। चाचा चौधरी और काल। एक दिन एक जगह पर राज्य लक्ष्मी कहते हैं कि उस मंदिर में जाकर पूजा करने से मन को शांति मिलती है। मंदिर काफी ऊंचाई पर है, लेकिन वहां तक जाने में भक्तों को थकान नहीं होती। ये चमत्कार है। तभी, ठहरो, उस मंदिर में जाने से पहले मेरी पूजा करो। रुपए और सोने की मुझे भेंट चढ़ाओ। पूजा देवताओं की जाती है। चलते रास्ते में कोई मिल गया तो उसकी नहीं। मैं भी देवता हूँ, काल देवता। अंधकार और मृत्यु मुझे प्रिय है। जो मुझे भेंट नहीं चढ़ाते उन्हें मैं मौत की सजा देता हूँ। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। राज्य लक्ष्मी, आगे बढ़ो, उसकी बातों में ना आओ। और वह दंपत्ति आगे बढ़ने लगते हैं। तुमने मेरा कहना नहीं माना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पति को मत मारना, चाहे मेरी जान ले लो। और राज्य लक्ष्मी करहा कर राज्य लक्ष्मी जमीन पर गिर पड़ती है। उठो, हम मंदिर में पूजा करने जाएंगे। वह कभी नहीं उठेगी।
वह आदमी अपनी पत्नी को उठाए वापस नीचे उतर जाता है। ओह, मेरा दुर्भाग्य। चाचा चौधरी और साबू। दारी नाग, क्या हुआ? चाचा चौधरी, मैं पहाड़ के मंदिर पर पूजा करने जा रहा था कि रास्ते में काल ने मेरी पत्नी को मार डाला। दारी नाग, देवता तो जीवन देते हैं, लेते नहीं। काल देवता का कहना था कि उसे भेंट चढ़ाई जाए। वह खुद अपनी पूजा करने को कहता है। आश्चर्य। वह अपनी अद्भुत शक्ति से व्यक्ति को मारने की क्षमता भी रखता है। यह तो और भी अजीब बात है। चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। साबू, आओ। कहा चाचा जी? पूजा करने। रास्ते में, मैं काल हूं, मेरी पूजा करो, भेंट चढ़ाओ। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी लॉटरी निकलेगी तो आधा पैसा देवता की भेंट करूंगा। मेरी 1,00,000 रुपए की लॉटरी निकली है। तो तुम 50,000 रुपया भेंट करने आए हो? काल, तुमने ठीक फरमाया। काल से बड़ा देवता और कौन हो सकता है? तुमने उचित कहा। मैं तुमको 50,000 रुपए भेंट करने आ रहा हूं। चाचा चौधरी आगे बढ़कर काल के कदमों में रुपए की थाली रखते हैं। इसे स्वीकार कीजिए। चाचा चौधरी अचानक कपड़ा खींचते हैं। अरे, तुम तो कपड़े में लिपटे एक साधारण आदमी हो। तुमने भेद खोलकर अपनी मौत बुलाई है। तभी वह हवा में उड़ जाता है। ओह, ये क्या? देवता देवी शक्ति से मारते हैं, पिस्तौल से नहीं। साबू उसे उठाए चल देता है। चलो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर में, अर्थात पुलिस स्टेशन। चाचा जी, ये बात तो समझ में आई कि काल ने राज्य लक्ष्मी को पिस्तौल से मारा था, परंतु उसके पति ने गोली चलने की आवाज क्यों नहीं सुनी? साबू, पिस्तौल में साइलेंसर लगा था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और नरम बिस्तर। एक दिन एक क्लब में। बलबास चंद, क्या टाइम हुआ है? 10:30 बजे हैं गतकीदास। मर गए। मेरी बीवी को मेरा रात को देर से घर लौटना पसंद नहीं। बीवी से डरते हो? मेरी तरफ देखो, मैं परिवार का मुखिया हूँ। सारे घर में मेरा हुक्म चलता है। मेरी तरह मर्द बनकर जियो। तभी बलबास चंद, तुम्हारी बीवी क्लब में आ गई। और बलबास चंद की बीवी कान पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। देर रात तक ताश खेलते हो, घर चलो। गतकीदास वहां से उठकर चल देता है। मुझे भी घर लौटना चाहिए। घर पहुंचकर मेरे घर का आगे का दरवाजा और खिड़की बंद है। शायद पीछे की खिड़की खुली हो। घर के पिछवाड़े। हाँ, इस खिड़की से मैं चुपचाप अंदर खिसक जाऊंगा। सोई हुई पत्नी को क्या पता चलेगा? तभी मुझे पता था कि तुम पीछे की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करोगे। जाओ, कहाँ पर अब तक थे वही रात गुजारो। और गतकीदास वहां से चल पड़ता है। कड़ाके की ठंडी रात में मैं कहाँ जाऊं? चाचा चौधरी के घर के पास। साबू, हम शादी में जा रहे हैं, रात वहीं बिताएंगे, कल सवेरे लौटेंगे। चाचा जी, ब्याह शादी में भाग लेना मुझे अच्छा लगता है। खाने पर कोई रोक टोक नहीं होती। उन तीनों के जाने पर वह लोग गए। क्यों ना आज की रात मैं इनके घर में बिताऊं? सुबह उनके लौटने से पहले मैं खिसक जाऊंगा। और गतकीदास चाचा चौधरी के घर के अंदर घुस जाता है। दरवाजा भी खुला है। चाचा चौधरी घर का दरवाजा बंद नहीं करता।
घर के अंदर। सोने का कमरा शायद उधर है। अबे बच गए। सोने के कमरे में बिस्तर आरामदेह है, गहरी नींद आएगी। गतकी दास अपने जूते उतारकर बिस्तर में घुस जाता है। वाह, क्या नरम मखमली रजाई है। शुभ रात्रि। तभी आओ। गतकी दास और रॉकेट आमने सामने, आई। और रॉकेट गतकी दास को वहां से दौड़ा देता है। बचाओ। चाचा चौधरी और चौखे लाल की समस्या। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। क्यों जी, मैंने कोई हिल स्टेशन नहीं देखा। भाग्यवान, टीवी पर हिमालय की गोद में फिल्म आ रही है, देख लेना। टालो नहीं, मैं छुट्टियां मनाने के लिए वहां जाने को कह रही हूँ। हमारे पीछे से जो लोग समस्याएं लेकर आएंगे, मेरे ना होने पर उन्हें परेशानी होगी। चाचा जी, आप छुट्टी मनाने जाओ। लोगों की मदद के लिए मैं जो यहाँ हूँ। ठीक है साबू, हर समस्या को स्थायी रूप से हल करना। चाचा जी, मुझ में दूसरे लोगों से ज्यादा अकल है। कैसे? जब मेरा जिस्म सबसे बड़ा है, तो मेरा दिमाग भी उतना ही बड़ा होगा। हैं? और फिर रॉकेट, आओ चलें। और वह तीनों वहां से रवाना हो जाते हैं। हिल स्टेशन के नजदीक पहुंचकर वाह, पहाड़ आते ही ठंडी हवा के झोंके आने लगे हैं। इधर चाचा चौधरी के घर से कुछ दूर। बाला, क्या वजह है? आज घर में बदबू फैली हुई है। मैं देखती हूँ। बाला खिड़की से बाहर झांकती है। हमारे घर के बगल में लोगों ने कूड़े का ढेर लगा दिया है। यही बदबू की वजह है। अगर हम बदबू रहित रहना चाहते हैं, तो इस कूड़े के ढेर को हटाना होगा। तुम्हें इसे हटाने में देर लगेगी, जबकि साबू इसे जल्दी हटा देगा। यह सुनकर वह आदमी चाचा चौधरी के घर की ओर चल देता है। तुम ठीक कहते हो, मैं साबू को लाता हूँ। साबू, साबू, मुझे मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। घर के पास कूड़े का ढेर होने से बड़ी बदबू आती है। अच्छा, मुझे अपना घर दिखाओ चौखेलाल। चौखे लाल के घर पहुंचकर वह रहा मेरा घर और कूड़े का ढेर। बस, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। और साबू अपने काम में जुट जाता है। कुछ देर के बाद हैं? मेरा घर गिरा दिया। चौखेलाल, ना यहाँ रहोगे, ना तुम्हें कूड़े से बदबू आएगी। साबू। चाचा चौधरी और साबू पर्वत के उस पार। एक दिन एक रमणीय स्थान पर। चाचा जी, आगे बर्फीले पहाड़ हैं। साबू, हमें चोटी तक पहुंचना है, चाहे चढ़ाई दुश्वार होती जा रही है। चाचा जी, मुझे उत्सुकता है कि देखूं इस विशाल पर्वत के दूसरी तरफ क्या है। तो चढ़ते चलो साबू, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। पहाड़ के ऊपर। आहा, यह आखिरी कोशिश है। और साबू ऊपर चढ़ जाता है। चाचा जी, मुझे अपना हाथ दो, मैं आपको ऊपर चला लूंगा। और वो दोनों चोटी पर खड़े होते हैं। चाचा जी, हम चोटी पर हैं। चाचा चौधरी, देखूं पहाड़ के दूसरी तरफ क्या है। तभी ओहो, पैर फिसला और चाचा चौधरी बर्फ में नीचे को फिसल जाते हैं। साबू चाचा चौधरी के पीछे पीछे। चाचा जी सैकड़ों फीट नीचे फिसलते जा रहे हैं, उन्हें थामना चाहिए।
बर्फ के बड़े ढेले ने मुझे रोक लिया साबू। चाचा जी, क्या आप ठीक ठाक हैं? हाँ साबू, पहाड़ नरम बर्फ से ढका था, इसलिए खरोंच तक नहीं आई। तभी एक लड़की उन्हें देखती है और वहां से भाग खड़ी होती है। चाचा जी, वह कौन है? रुको, वहां पर कई सारी झोपड़ियां बनी होती हैं। उस तरह के और भी हैं। लेकिन सब हमसे भाग क्यों रहे हैं साबू? तभी लगता है तुम पर्वत के दूसरी तरफ घनी आबादी वाले इलाके से आए हो। आप, मैं प्रोफेसर उपाध्याय हूँ। आदिवासी जातियों का अध्ययन करने यहाँ आया था। शहर के कोलाहल से दूर ये जगह मुझे इतनी भाई कि मैं वापस नहीं गया। हमें देखते ही आदिवासी भाग क्यों खड़े हुए? क्रूर भूखा यहाँ आकर आदिवासियों को उठाकर ले जाता है और उन्हें गुलाम बना लेता है, इसलिए वह हर अजनबी से डरते हैं। अचानक वहां तेज आवाज गूंज उठती है। अरे, ये कैसी आवाज है? विशाल भूखा गुलामों को लेने आ रहा है। भूखा वहां आ जाता है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो फिर मरना होगा। इतना कहकर भूखा साबू पर वार कर देता है, लेकिन भूखा का अगला हमला अभी मेरा ताकतवर मुक्का तुम्हें खत्म करने के लिए है। साबू उसका हाथ पकड़ लेता है। बॉस, काफी हो चुका, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें अपनी ताकत का घमंड है, छुड़ा लो। और साबू भूखा को हवा में उठा लेता है। मुझे नीचे उतारो। और फिर एक जोरदार पटखनी। साथियों, आ जाओ, भूखा मारा गया। चाचा चौधरी और साबू वापस चल देते हैं। अच्छा प्रोफेसर उपाध्याय, हम अपनी दुनिया को जाते हैं। अलविदा।